नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना किसान सेवा में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक कृषि के बारे में। जहां हम खड़े हैं, जिस फील्ड में हम खड़े हैं, यहाँ पर एक प्राकृतिक कृषि का एक मॉडल है। इसके बारे में हम विस्तृत में बात करेंगे। प्राकृतिक कृषि करना क्यों आवश्यक है, क्या होती है प्राकृतिक कृषि और हम क्या क्या इनमें इनपुट यूज़ किया है अभी तक, उसके बारे में हम आपको जानकारी देता हूँ इस भाग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इसको जानेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि प्राकृतिक कृषि होती क्या है, इसके बारे में जानना। किसान साथियों, प्राकृतिक कृषि कुछ नहीं, आपको नाम में ही पता चल रहा है। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक मतलब प्रकृति के अनुसार किसी भी प्रकार के इसमें केमिकल जो कि आपको जो इंडस्ट्री में जो आपके यहाँ फर्टिलाइज़र बनते हैं, केमिकल से बनते हैं, इनपुट जो आते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इनका उपयोग के बिना जब आप कृषि करते हैं प्राकृतिक तौर तरीके से, जो प्रकृति के अनुसार होते हैं, क्योंकि प्रकृति जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं प्रकृति में भी समाहित होते हैं, तो उनके अनुसार खेती करना ही प्राकृतिक कृषि कहलाते हैं। या सीधे बोलूँ तो किसी प्रकार के केमिकल का यूज़ आपको खेत में नहीं करना होता है, और आप जो बिना रसायन खेती जो करते हैं उसे हम प्राकृतिक कृषि कहते हैं। तो आपने यह जाना कि प्राकृतिक कृषि होती क्या है, कि बिना किसी रसायन के उपयोग के आप जब खेती करते हैं तो उसे हम प्राकृतिक कृषि कहते हैं। किसान साथियों, हम बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए सिंपल सी बात करेंगे। जो इस खेत में आप जो देख पा रहे होंगे, गेहूँ प्लस चना मॉडल, ये गेहूँ प्लस चना मॉडल जो है ये प्राकृतिक कृषि इसके अंदर की जा रही है। मतलब प्राकृतिक, इसमें किसी प्रकार के कई केमिकल्स का उपयोग नहीं किया गया। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि शुरू से लगा के हमने अभी तक जो स्टेज अभी लगभग ये 60-70 दिन की हो चुकी है, अभी तक हमने क्या क्या इसमें किया है, क्या शुरुआत खेत की तैयारी क्या करी है, उसमें हमने गेहूं के साथ चना ही क्यों लिया है, इसका क्या महत्व, इसका क्या साइंटिफिक कंसेप्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास ये जो क्यारी है, आपको क्यारी दिख रही है। क्यारी में 2 कतारें हमने क्या ली है, चने के लिए। आपको ये चना दिख रहा होगा, ये चना एक दलहनी फसल है। उसी के साथ हमने लिया है यहाँ पर गेहूँ एक अनाज वाली फसल है। गेहूँ और चना ये दोनों की फसल हमने एक साथ ली है, जिसे हम मल्टी क्रॉप भी कह सकते हैं और एक सह फसल भी कह सकते हैं। सह फसल उसे बोलते हैं जो एक फसल की मदद करे ग्रोथ करने में, मतलब एक दूसरे की मदद करके ग्रोथ करे अच्छे से। तो इसको हमने प्राकृतिक कृषि में क्यों चुना। तो किसान साथियों, आपको एक साइंटिफिक कंसेप्ट बताता हूँ कि क्यों हमने इसको लिया है। किसान साथियों, जैसे कि आपको पता है दलहनी फसलों की, मैं आपको जड़ उखाड़ के दिखाता हूँ। हाँ, जैसे किसान साथियों, थोड़ा आपको दलहनी फसल की में आपको इस तरह से ये गठाने देखने को मिलती होगी। ये वाली जो आपको दिख रही होगी, ये वाली, आप जो दलहनी फसलों की जड़ों में ये गठाने पाई जाती है, इनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ये राइजोबियम क्या करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि अपने हवा में जो नाइट्रोजन होती है, हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, उसको ये कन्वर्ट करता है, मतलब ये नाइट्रिफिकेशन का काम करता है। उसको वो हवा में से लेके, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो हवा में से लेके पौधों को नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में प्राप्त करवाता है। इससे क्या होता है कि किसान साथियों, वो बैक्टीरिया जो होता है इस पौधे की जड़ से भोजन लेता है, और जो पौधा को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो हवा से इसको प्राप्त कराता है। तो दोनों का संयोजन होता है। इसके अंदर जो गठान में बैक्टीरिया होता है वो इससे भोजन लेता है और वो बदले में इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। साथ में हमने क्या किया कि इसको जो अनाज वाली फसल होती है उसको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं की फसल में अब यूरिया के माध्यम से जो नाइट्रोजन है उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, पर हम यहाँ पे प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं तो हम इसमें किसी प्रकार का यूरिया नहीं देंगे। तो हमने क्या किया है इसमें कि जो ये दलहनी फसल ली, हमने चने की फसल ली, क्योंकि रबी सीजन में तो गेहूँ चने का हमने मिक्स किया इसलिए ताकि ये क्या कर सके, इसके अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन का अवशोषण करे, उसको कन्वर्ट करे अवेलेबल फॉर्म में और ज़मीन के अंदर लाए, जिससे क्या कर सके उसकी ये जो फसल है इस साथ में अपने साथ जो गेहूं की फसल है उसको भी मदद कर सके। तो गेहूं को फसल को नाइट्रोजन देने का काम ये फसल करती है। तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, सहजीवन हो गया, आपस में कंबाइन होकर चल रही है। इसके साथ सहजीवन का काम राइजोबियम बैक्टीरिया कर रहा है और ये सहजीवन का काम सहजीवन किसके साथ करिए, गेहूं की फसल के साथ। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जाना कि हमने गेहूँ प्लस चना क्यों लिया, कि हमें यूरिया देने की जो आवश्यकता है उतनी नहीं पड़ेगी, यूरिया की हमारी कम मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि आपको इतने मतलब फसल होती है उसको यूरिया की पूर्ति आसानी से वो कर सके बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो हमने ये यहाँ पर जाना। पहले हम ये जान लेते हैं हमने शुरुआत, मतलब इसमें शुरुआती तौर पे हमने क्या क्या किया है। इसमें सबसे पहले हमने किसान साथियों क्या किया, खेत की अच्छे से जुताई करी। जुताई करने के बाद हमने क्या किया, इसमें गोबर की खाद डलवाई थी। जो गोबर खाद क्या होता है, उसमें कई सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो जैविक तरीके से होते हैं।
उसी के साथ हमने क्या किया सर किसान साथियों, उसमें गोबर की खाद में हमने क्या किया, ट्राइकोडर्मा को 6 से 7 दिन तक मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। ट्राइकोडर्मा क्या करता है, खेत के अंदर जो ट्राइकोडर्मा भी एक फंगस होती है जो आपकी मतलब एक बेनिफिशियल फंगस होती है, जो आपके खेत में अगर हानिकारक फंगस होती है उसको खाती है, उसका भोजन करती है, उनका भोजन होती है, उसको नष्ट करती है। तो क्या क्या अपन किसी प्रकार का फंजीसाइड इसमें यूज़ नहीं करते ना, तो अब ट्राइकोडर्मा का यूज़ हमने गोबर के साथ किया ताकि इससे क्या हो सके, जो ये फंगस है आपके खेत में वो खत्म हो सके। ट्राइकोडर्मा हमने डाला, तो ये 2 चीज़ें हमने शुरुआत में डाली और उसके बाद हमने गेहूं प्लस चना की बोझा ट्रैक्टर के माध्यम से नालियों की नाली वाली जो आपकी सीडल होती है उसके माध्यम से हमने गेहूं प्लस चने की बुआई कर दी ये। और उसके बाद हमने इसमें अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट में हमने एक ट्राइकोडर्मा की बात करी आपके सामने और गोबर की खाद की बात करी। उसके बाद हमने लगातार इसमें जीवामृत का सिंचाई के साथ जीवामृत बना के लगभग ये इस 1 बीघा खेत में हमने कम से कम 200 लीटर के ड्रम में जीवामृत तैयार किया और हर सिंचाई के साथ हमने जीवामृत दिया है। जीवामृत में क्या होता है कि सूक्ष्मजीव होते हैं और सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, आपके खेत में जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं और उसको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब जीवामृत खेत में जाता है आपकी सूक्ष्मजीव की मात्रा बढ़ती है, आपके खेत में जो भी अनअवेलेबल फॉर्म में जो सूक्ष्मजीव पोषक तत्व होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं और पौधों को प्राप्त करवाते हैं। और आपके खेत में सूक्ष्मजीवों की क्रिया जब बढ़ती है तो वो कई सारे सूक्ष्मजीव जो इन्वायरमेंट में जो पोषक तत्व होते हैं उसको अवशोषण करने का काम भी करते हैं। कुछ बेनिफिशियल फंगस होती है उस जीवामृत के अंदर, तो वो आपके खेत में हानिकारक फंगस को भी नष्ट करने का काम करती है। पहले ऐसे किया जाता, पहले किसी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं करते थे किसान साथी या कोई भी किसान साथी, तो आपके खेत में कई इतनी बीमारियाँ आपको देखने को नहीं मिलती थी, इतने कीट देखने को आपको नहीं मिलते थे। साथ ही हमने इनपुट के रूप में क्या यूज़ किया है, आपको दिख रहे होंगे ये येलो और ब्लू कलर के स्टिकी टेप। ये क्या करते हैं, इन पे एक गुण चिपका होता है, जब रात के समय अंधेरा हो जाता है तो इनकी लाइट रिफ्लेक्शन मारती है और रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या होता है इसमें जो इंसेक्ट होते हैं वो आके इस पर बैठते हैं और बैठने के बाद इसमें गम लगा होता है, उस गम से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से हम इसमें इंसेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं। साथ में हम क्या करेंगे कि कीटनाशक होता है निमास्त्र है वो हम बना के इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनपुट जो जैविक इनपुट होते हैं उसमें यूज़ करना है। तो किसान साथियों, हमने मोटा जाना कि हमने गेहूँ के साथ चना क्यों लिया है। आपने जाना कि जो दलहनी फसल होती है चने की फसल, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, जो साथ में गेहूं की फसल को भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करेगी। साथ में हमने जाना कि हमने शुरुआत में क्या क्या लिया, हमने गोबर की खाद ली, उसमें ट्राइकोडर्मा का भी हमने मल्टीप्लिकेशन करके खेत में यूज़ किया और लगातार हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जीवामृत का इसमें उपयोग कर रहे हैं। और जीवामृत क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। किसान साथियों, अब जैविक खेती या प्राकृतिक खेती क्यों आवश्यक, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। किसान साथियों को आप देख ही रहे होंगे, पहले आपको देखने सुनने को मिलता होगा कि शहरों में आपको सुनने को मिलता है कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कोई सारी बड़ी बीमारी आपको शहरों में देखने को मिलती होगी। पर आज के समय में आपको गांव का भी ट्रेंड बन चुका है कि कई सारी बीमारी आपको देखने को मिल रही है। और किसान साथियों, ज़्यादा अंतर नहीं आता। अब बहुत सारे किसान कहते हैं कि आप जैविक खेती करेंगे तो उसमें अपना नुकसान होता है, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं और जो उपज वो घटती है। मानते हैं इस बात को, ये सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि उत्पादन कम नहीं होता है। तो आप एक डायरेक्टली पूरे फील्ड में मत करिए, आप छोटे एक स्मॉल एरिया लीजिए, 1 बीघे का, 2 बीघे का, आधे बीघे का, जो भी लीजिए। आपके घर में कम से कम आपके घर में खाने के लिए तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको चना मिल जाएगा, चने में आप दाल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। गेहूँ मिल जाएगा, इसको आप आटा बना के रोटी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो कम से कम आप आपके भोजन में तो आप अच्छी चीज़ खा सकते हैं ना। इतना आपके पास इतनी ज़मीन, उसमें से आप 1 बीघा निकालिए, 1 बीघा आधा बीघा निकालिए, उसमें थोड़ा जैविक खेती करना स्टार्ट करिए। जिससे क्या होता है कि आपके स्वास्थ्य पर जो केमिकल वाले फूड होते हैं उनका जो हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैविक खेती आप पूरे एक डायरेक्टली स्टार्टिंग में स्मॉल एरिया में करिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाने का काम करिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप 2, 4, 5, 10 बीघा में लग गए, वो आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि इसमें यील्ड घटेगी। अब यील्ड घटने की बात करते हो, 1 बीघा है, मान लो 1 बीघा में 2 कुंटल गेहूँ कम भी हो गया, मान लेते हैं अपन, तो 2 कुंटल गेहूँ कम भी हो गया तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो कम हुआ है वो 1 साल हुआ, 2 साल, तीसरे साल धीरे धीरे करके उत्पादन बढ़ता ही है। और दूसरी बात ये कम हुआ है पर जो इनपुट जो अपन कंज्यूम कर रहे हैं, जो गेहूँ हम कंज्यूम करेंगे, जो हम दाल कंज्यूम करेंगे, वो भी तो एक कितनी वो रहेगी, स्वास्थ्य के लिए सही रहेगी, ये भी तो आप देखिए। और इसका मार्केट वैल्यू भी काफ़ी हाई रहता है। मैं मार्केट की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ कि आप मार्केट के लिए करिए, कम से कम आपके घर खाने के लिए आप ये चीज़ करिए। तो बस इतना सा मेरा कहना था। और ये मॉडल हमने शुरुआत करी है, ऐसा नहीं कि हमने कई सालों से कर रहे हैं, इसी साथ शुरुआत करिए।
कई सारी दिक्कतें आती है, उन दिक्कतों का फेस भी हम करेंगे और धीरे धीरे सीखते जाएँ। तो किसी साथियों क्या होता है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, नया अपन करते हैं तो उसमें सीखने को भी काफ़ी मिलता है, मुश्किलें भी काफ़ी आती है, पर धीरे धीरे हम इसमें बढ़ेंगे तो अपन बहुत आगे जा सकते हैं। तो आप स्मॉल एरिया में चालू करें, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली 2-4-5 बीघे में करना स्टार्ट करना करिए। आप आधे बीघा से भी स्टार्ट करिए, 1 बीघे से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे जो अनुभवी किसान है उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। और आप क्या, मैं कह रहा हूँ मार्केट में मत बेचिए, आप अपने घर में खाने के लिए कम से कम इतना तो करिए ताकि आपका स्वास्थ्य सही रहे, आपको बीमारियाँ ना हो। तो इस तरह से आप जो है प्राकृतिक कृषि या जैविक कृषि आप करिए आपके फील्ड पे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मतलब बताने का उद्देश्य था कि आप किस तरह से खेती को संभव बना सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप गेहूं प्लस चना की फसल ले सकते हैं। अगर आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है तो आप एक सीज़न में कम से कम हरी खाद ले लीजिए, जैसे ढेंचा की फसल ले लीजिए, जिससे आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ अधिक हो जाए। उसके बाद आप जैविक खेती स्टार्ट करिए। तो अपन आप थोड़े कुछ एरिया में आप जैविक खेती जरूर करें। तो किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।